बच्चों, आज हम लोग गद्य खंड के तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। इसको लिखा है, इसके लेखक हैं यशपाल। आइए हम लोग यशपाल के जीवन के बारे में कुछ जानें। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुनिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका उपन्यास का नाम है झूठा सच। झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमीय, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी, तेरी, उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। आइए हम लोग अब लखनवी अंदाज जो उनका रचना है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार कर रही थी। आराम क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ भाड़ से बचकर मैं नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास में एक छोटे डिब्बे की खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। यानी गाड़ी अब छूटने को थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में इन्होंने देखा कि कोई इसमें नहीं बैठा है। यही समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, अनुमान के उल्टा जो इन्होंने आशा किया था ठीक उसका उल्टा हुआ। डब्बा निर्जन नहीं था, डब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर, एक सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। यानी जब इन्होंने डिब्बा में बैठा तो पहले से ही डिब्बे में एक लखनवी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन जो थे वह सुविधा मारे पालथी मारकर बैठे थे और उनके सामने 2 ताजे खीरे तौलियों पर रखे थे। डिब्बे में हमारे अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जैसे ही सहसा यह डब्बे में गए तो उस सज्जन के आंखों में जो एकांत चिंतन के लिए बैठे थे लगा कि यह आकर अब विघ्न डाल देंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। इस बाधा से उनको असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में ही हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक रखते
देखे जाने के संकोच में ही हूँ। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी दोस्ती के लिए कोई उत्साह, कोई उत्सुकता उनमें नहीं दिखाया, उन्होंने नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, यानी उनके तरफ से लेखक ने भी अपनी आंखें फेर ली। खाली बैठे थे, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, यानी खाली बैठे थे या सोचने लगे, यह इनकी पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे, यानी लेखक नवाब साहब को क्या असुविधा और क्या संकोच था, इसके कारणों का वह अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और वह अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करते देखे। यानी नवाब साहब ने किफ़ायत में एकांत के लिए, सस्ता भी हो और एकांत भी हो, इसलिए सेकेंड क्लास का टिकट लिया था, तो खरीद लिया था। अब यह गंवारा नहीं था, यह कबूल उनको हो रहा था कि शहर का ही कोई आदमी उन्हें सेकेंड यानी मझले क्लास में बैठा हुआ देख ले, सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, क्योंकि नवाब साहब ने खीरे खरीदे थे। उनको यह आशा थी कि अकेले सफ़र करेंगे और खीरे खाएंगे। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे थे। ओ नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज। यानी नवाब साहब ने लेखक को संबोधन करते हुए आदाब अर्ज कहा, जनाब खीरे का शौक फरमाइएगा या खीरा आप खाइएगा। तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, यानी नवाब साहब ने डब्बे में चढ़ते हुए लेखक के साथ कोई संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अचानक नवाब साहब का सहसा भाव, अचानक भाव उनका परिवर्तन हुआ, वह लेखक को अच्छा अब नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकतों में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाइए। इन्होंने कहा, नवाब साहब को जवाब दिया, शुक्रिया आप ही यह शौक फरमाइए खीरे का। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखा और गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलियों से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से कायदे से तौलियों पर सजाते गए। नवाब साहब यह निश्चय करके खीरों को तौलियों पर झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे लोटा रखे हुए थे। दोनों खीरों को खिड़कियों से बाहर धोया और तौलियों से पोंछा। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात यानी सावधानी के साथ छीलकर फाकों को कायदे से तौलियों पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं।
यानी लखनऊ से ही इन्होंने स्टेशन से खीरा लिया था। और खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने के साथ, कायदे के साथ खीरे के फाकों को जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुर्क दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख रसावादन की कल्पना से पल्लावित हो रहा था। यानी उसको खाने की कल्पना से, खीरे को देखकर वह सोच रहे थे, इसी सोच में उनके मुंह में पानी भी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यानी रईस तो बनते हैं, लेकिन लोगों के नज़रों से बचने के ख्याल से असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। यानी नवाब साहब ने लेखक से कहा, आइए इसका शौक कीजिए, इसको खाइए, यह लखनऊ का क्या है, बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। यानी लेखक के मुंह में जैसे खीरा नमक मिर्च की बुर्की छिड़क देने से वह पानी छोड़ रहा था, वैसे ही लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था। लेकिन इनकार कर चुके थे, लेखक पहले इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब मालूम महसूस नहीं हो रही है, मैदा पर यानी पेट जरा कमज़ोर है, किबला आप ही शौक फरमाइए। बस आज इतना ही, कल फिर आपको आगे पढ़ाया जाएगा।